तो टुडे वी स्टार्ट विथ रेस्ट पेंडिंग पार्ट ऑफ प्रोजेंसिफिलॉन, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड योर डायंसिफिलॉन। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेरिब्रम। तो नेक्स्ट राइट डाउन, today we start with progenciphelon and rest pending part, and the next pending part is the olfactory lobe. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, सेरिब्रम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं नंबरिंग 1 दे देती हूँ। सेरिब्रम जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा चुकी हूँ। तो टुडे वी स्टार्ट विथ रेस्ट पेंडिंग पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब। नेम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है, डिटेक्शन ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। लेकिन जब आप ब्रेन को देखते हैं नॉर्मली डॉर्सली और लेटरली, तो आपको ये पार्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस पार्ट को पूरी तरह से किसने ओवरलैप किया हुआ है? सेरिब्रम ने। तो यू कैन राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन। यू कैन कम ओवर ऑल्फैक्टरी लोब। दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है ये? वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। स्मॉल स्ट्रक्चर completely covered with cerebrum, किससे कवर्ड हैं बेटा? सेरिब्रम से कवर्ड हैं। इंपॉर्टेंट है ये। एंड हाउ मेनी ऑल्फैक्टरी लोब्स आर प्रेजेंट? 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब 2 इन नंबर। 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स लोकेटेड होते हैं आपके फोर ब्रेन में, जिसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। किन्होंने कवर किया हुआ है? किस पार्ट ने कवर किया हुआ है? दैट इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। और यदि मैं सिंपली कहूँ तो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट ही कौन सा है बेटा? सेरिब्रम है। थोड़ा सा डायग्राम को यदि आप देखते हैं बेटा, तो ये आपको कैसा दिखाई देता है? देखें, जो इंटीरियर पार्ट है वो थोड़ा स्वोलन है और बल्जी है, और कुछ ऐसा ये लोब दिखाई देता है। दिस इज द फर्स्ट लोब और ये सेकेंड लोब ऐसा, और 2 ट्रैक्ट निकलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। तो नेमिंग देख लें इसका। हमने क्या कहा इसको? हमने कहा इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब। दिस स्ट्रक्चर आर सेड टू बी ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंड दीज 2 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जिसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व मूव करती हैं। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का मतलब रास्ता, जहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व मूव करेंगे। तो यदि आप थोड़ा सा विजुअली देखें तो आपका ऑल्फैक्टरी लोब कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप ब्रेन में सिंपली देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली ओवरलैप विद सेरिब्रम। Now you can write down the other important feature of olfactory lobe. These are solid small structure. आपके सिलेबस में सिर्फ फंक्शन है बेटा। These are solid small structure connected to, ये लोब किससे कनेक्टेड होते हैं? ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्टेड होते हैं? यू कैन राइट डाउन दीज लोब्स कनेक्टेड टू। मैं किसकी कनेक्शन बता रही हूँ? ऑल्फैक्टरी लोब की कनेक्शन बता रही हूँ बेटा, सेरिब्रम से, क्योंकि सेरिब्रम से ही कनेक्शन है और मेजर पार्ट सेरिब्रम मेजर फंक्शनल रोल प्ले करता है। तो कनेक्टेड टू ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ टेम्पोरल लोब। मैंने आपको 4 लोब बताए थे, याद आ रहे होंगे आपको? फ्रंटल लोब, ओसाइपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सारे आपको लोब्स मैंने डिस्कस किए थे बेटा। पेराइटल लोब, ओसाइपिटल, टेम्पोरल एंड फ्रंटल, ये 4 लोब हमने डिस्कस किए थे। तो कनेक्टेड टू ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ टेम्पोरल लोब्स ऑफ सेरिब्रम। लोब्स किसके पार्ट थे बेटा? सेरिब्रम के। कई बार सल्काई इंटरनली इन्वेजिनेट हो जाती है एंड फॉर्म अ लोब लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है इसका? यू कैन राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब। डिटेक्शन ऑफ स्मेल। किस चीज़ की स्मेल आ रही है तो उससे कहीं ना कहीं डिटेक्शन ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। दैट्स व्हाट इज सेड टू बी ऑल्फैक्शन और ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट कम ओवर विजिबल फ्रॉम वेंट्रल साइड। किस पार्ट से दिखाई देती है? जब आप ब्रेन का वेंट्रल व्यू देखते हो
तो ही आपको दिखाई देगी, ना डॉर्सली दिखाई देगी ना ही लेटरली दिखाई देगी, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ सेरिब्रम. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब. नाउ कम ओवर द थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. 2 पार्ट हो चुके बेटा, सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब. ऑल्फैक्टरी लोब का सिर्फ कितना फंक्शन है कि डिटेक्शन ऑफ स्मेल, स्मेल कैसी है और किस चीज़ की है, गुड है बैड है, कैसा एरोमा है, स्पाइसेस, किस स्पाइस की स्मेल आ रही है. तो एवरीथिंग इज बिंग सेंस्ड बाय ऑल्फैक्टरी लोब विच इज just located beneath the cerebrum and it is connected to temporal lobe. Now come over the third part of forebrain, that is diencephalon. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे बेटा. तो हमने 2 लोब देख लिए, आपके 2 पार्ट देख लिए फोरब्रेन के, सेरिब्रम देख लिया, ऑल्फैक्टरी लोब देख लिया. नाउ come with the third part of forebrain or progencephalon, and the third part is diencephalon. You can write down the third part of forebrain. ये मैं किसके पार्ट डिस्कस कर रही हूँ बेटा, बार बार मैं आपको ये रिकॉल करा रही हूँ. These are the part of progencephalon और forebrain. Clear? तो now come with diencephalon. डायेंसिफिलॉन भी जो है बेटा, इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली कवर्ड विथ सेरिब्रम. मतलब कहीं ना कहीं आप ब्रेन को यदि देखते हैं, डॉर्सली मैंने कल बताया था आपको, जब ब्रेन आप देखेंगे तो 2 हेमिस्फीयर ही आपको दिखाई देंगे, रेस्ट पार्ट उसके नीचे होते हैं बेटा. मतलब इट इज़ कम्प्लीटली ओवरलैप्ड और कवर्ड विथ सेरिब्रम. तो ये सारे पार्ट आपको कैसे दिखाई देंगे, जब आप ब्रेन को कहाँ से देखेंगे. सपोज दिस इज ब्रेन, तो जब आप इसको नीचे से देखेंगे, वेंट्रल व्यू देखेंगे, तो आपको ये दिखाई देते हैं. तो यू कैन राइट डाउन डायेंसिफिलॉन इज ऑल्सो कम्प्लीटली कवर्ड. Write down completely covered by cerebral hemisphere. This is the important point कि ये भी आपको डॉर्सली और लेटरली दिखाई नहीं देता. तो ये कब दिखाई देगा, जब आप ब्रेन का कौन सा व्यू देखेंगे, वेंट्रल व्यू देखेंगे. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भले ही प्रोजेंसिफिलॉन में 3 पार्ट्स हैं, लेकिन एपरेंटली आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है, लार्जेस्ट पार्ट, दैट इज सेरिब्रम. नाउ कम ओवर डायेंसिफिलॉन. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन रीजन. यू कैन राइट डाउन, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स, और यू कैन कॉल 3 मेन रीजन्स कह सकते, नॉट अ पार्ट, रीजन. मतलब डायेंसिफिलॉन में 3 पार्ट्स और 3 रीजन दिखाई देते हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं, यू कैन राइट डाउन. द नंबर 1, रूफ ऑफ डायेंसिफिलॉन. सपोज दिस इज डायेंसिफिलॉन, तो जो इसका रूफ है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिथैलेमस. रूफ ऑफ डायेंसिफिलॉन which is said to be epithalamus. Clear? Now the second part, एपिथैलेमस क्या होते हैं, लिखें आप, फटाफट लिख लें, 1 by 1 यहीं पे डिस्कस करती जाऊंगी, तीनों को पैरेलल नहीं कर पाएंगे हम. रूफ ऑफ डायेंसिफिलॉन को आपने क्या नेम दे दिया, सपोज दिस इज डायेंसिफिलॉन, तो दिस रूफ पार्ट इज सेड टू बी एपिथैलेमस एंड दिस रीजन इज सेड टू बी एपिथैलेमस. तो दिस इज थिन एंड नॉट फॉर्म्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. एपिथैलेमस इज द थिन पार्ट, वेरी थिन पार्ट, क्योंकि रूफ है, थिन पार्ट ऑफ डायेंसिफिलॉन. डायग्राम के थ्रू मैं बाद में समझाऊंगी बेटा, फटाफट लिख लें, फिर आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि इनकी लोकेशन कहाँ है. थिन पार्ट ऑफ डायेंसिफिलॉन, और यू कैन कॉल रूफ ऑफ द डायेंसिफिलॉन, and not formed of nervous tissue. इस पार्ट में नर्वस टिश्यू नहीं होते या कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते एज सच. एंड इट्स एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर का मतलब डायग्राम में बताऊंगी. सपोज दिस इज रूफ, एपिथैलेमस, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, एंटीरियर पार्ट. ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर पार्ट. ये आपको पता होना चाहिए. सपोज दिस इज एपिथैलेमस, दिस पोर्शन इज सेड टू बी एंटीरियर पोर्शन एंड दिस इज सेड टू बी पोस्टीरियर, पीछे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो यू कैन राइट डाउन, इट्स एंटीरियर पार्ट इज फोल्डेड, फोल्डेड होते हैं
folded and vascular vascular का मतलब richly supplied with blood vessel and vascular to form choroid plexus. This is the important point. ये बहुत important है बेटा, ये आपको समझना होगा कि क्या बता रही हूँ मैं आपको। मैं कह रही हूँ कि ये जो डायंसीफिलॉन है इसके रूफ को आपने क्या कह दिया, एपिथैलेमस, और इसके एंटीरियर पार्ट पे कुछ फोल्डेड पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, विच आर हाईली वेस्कुलर, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, एंड दैट इज सेड टू बी कोरोइड प्लेक्सिस। प्लेक्स का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा है किसी चीज का और बड़ा ही फोल्डेड दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कोरोइड प्लेक्सिस। What is choroid plexus and what are the role of choroid plexus? You can write down. Choroid plexus क्या करते हैं और किससे बने होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिथैलेमस। नेक्स्ट राइट डाउन द choroid plexus होते क्या हैं। बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है बेटा, इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है, इसीलिए आप जल्दी जल्दी लिखें कि है क्या ये choroid plexus, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी आपकी इतनी डिटेल में नहीं लेके जाती, ये आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि ये बच्चों को पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। कोरोइड प्लेक्सिस क्या है, किसका पार्ट है कोरोइड प्लेक्सिस? इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिथैलेमस। कोरोइड प्लेक्सिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस, और यू कैन कॉल रूफ ऑफ डायंसीफिलॉन। एंटीरियर पार्ट किससे मिलके बना है, लिखें आप इसके बारे में। यू कैन राइट डाउन किससे मिलके बना है। वेंट्रिकल बताया था बेटा मैंने आपको, वेंट्रिकल याद आ रहा है आपको? कैविटी ऑफ सेरिब्रम इज सेड टू बी वेंट्रिकल, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और मैंने कहा था कि अपने ब्रेन में जो होलो स्पेस है that is said to be ventricle which is filled with fluid, CSF, cerebrospinal fluid. तो next write down, मैं कह रही हूँ यहाँ पे पायामेटर कौन सा मेनाइंगस था बेटा, इनर मोस्ट मेनिक्स था ब्रेन का। पायामेटर विच इज मर्ज्ड इन वेंट्रिकल, पायामेटर किस में मर्ज हो चुका है, वेंट्रिकल में मर्ज हो चुका है। प्लस क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्लेक्स है ये गुच्छा है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। एक तो पायामेटर जो किस में मर्ज हो चुका है, वेंट्रिकल में, प्लस ब्लड कैपिलरीज प्लस एपेंडाइमल एपिथीलियम। एपेंडाइमल एपिथीलियम होते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम, एपेंडाइमल एपेंडाइमल एपिथीलियम। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो आपको पता होना चाहिए कि एपेंडाइमल एपिथीलियम क्या होते हैं और क्या करते हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एपेंडाइमल एपिथीलियम, सपोज दिस इज़ द वेंट्रिकल कैविटी, क्लियर। यहाँ पे जो ये सिलिएटेड एपिथीलियम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इस तरह के, क्लियर बेटा, ये अंदर जो इस कैविटी को सराउंड करके रख रहे हैं, दिस एपिथीलियम इज सेड टू, सपोज दिस इज वेंट्रिकल पैरासील, अंदर की तरफ क्या लोकेटेड है बेटा, यहाँ पे मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, इस चीज़ को समझ लें, आप ड्रॉ मत करें। दिस इज पैरासील, और यू कैन कॉल फर्स्ट वेंट्रिकल, टोटल कितने वेंट्रिकल होते हैं, 4, ये हम बताऊंगी, मैं आज के सेगमेंट में बताऊंगी। इस वेंट्रिकल को जो सराउंड कर रही है, मैंने कहा ना ये कैविटी है तो कोई ना कोई लेयर तो सराउंड करेगी, एंड दैट इज सेड टू बी एपेंडाइमल एपिथीलियम। ध्यान से देख लें मैंने क्या बनाया। फिर ये किससे सराउंडेड है बेटा, इट इज सराउंडेड विथ ब्लड वेसल्स, बहुत रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स हैं। प्लस इसके अंदर जो पायामेटर है, पायामेटर जैसे सपोज दिस इज ब्रेन, मैंने बताया था आपको गायरी सल्काई ऐसा दिखाई देता है आपको, तो जो पायामेटर है वो इन्वेजिनेट होके सल्काई तक अंदर आ जाता है, एंड सम टाइम वो इन्वेजिनेट होते होते बेटा जो कैविटी है, सपोज दिस इज, मैं यहीं पे ड्रॉ करती हूँ, गायरी सल्काई, ये सपोज गायरी एंड सल्काई ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा कि जो पायामेटर है बेटा वो इन्वेजिनेट करता सल्काई में आता है, एंड सम टाइम इट इन्वेजिनेट इनसाइड द वेंट्रिकल,
कहाँ पे इन्वेजिनेट कर गया, वेंट्रिकल में इन्वेजिनेट कर गया। तो जो ये इन 3 चीज़ों का गुच्छा बना है, किस किस का, रेड कलर से क्या बताया मैंने आपको, ब्लड वेसल, ग्रीन कलर से क्या बताया मैंने, एपेंडाइमल सेल, और ब्लू कलर से यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, पाया मैटर। इन तीनों का जो गुच्छा है दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कोरॉइड प्लेक्सस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कोरॉइड प्लेक्सस आपको कहाँ मिलेंगी, वेंट्रिकल्स में मिलेंगी, एंड इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के कुछ पार्ट पे ये इसके नंबर्स ज़्यादा देखे गए हैं, हालांकि आपको कोरॉइड प्लेक्सस रेस्ट पार्ट में भी दिखेंगी, बट मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मेजर सीएसएफ की फॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, कोरॉइड प्लेक्सस में। अब ये ब्लड वेसल्स किसको लेके आ रही हैं, ब्लड को लेके आ रही हैं। तो जो प्लाज्मा डिफ्यूज़ होके, ब्लड वेसल में से प्लाज्मा डिफ्यूज़ होके कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया बेटा, इस कैविटी में। कहाँ शुरू हो गया, इस कैविटी में, एंड दैट फ्लूइड इज सेड टू बी सीएसएफ। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्हाट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ, ये आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ बनता है, कोरॉइड प्लेक्सस में। ये मैं आपको समझाना चाहती थी। नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, इट इज जस्ट फॉर सिंपल कि आपको समझ में आ जाए कि कोरॉइड प्लेक्स क्यों कहा आपने, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर। समटाइम पाया मैटर स्टार्ट इन्वेजिनेटिंग इनसाइड द वेंट्रिकल। सेकेंड, ब्लड वेसल्स हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है ये, और एपेंडाइमल एपिथेलियम जो इस वेंट्रिकल को एपिथेलियम सराउंड कर रही है। जैसे कोई कैविटी है बेटा तो उसको सराउंड तो करेगा ना कोई, तो कौन सराउंड कर रही है, एपेंडाइमल एपिथेलियम। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के आप क्या कह देते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस कह देते हैं। तो यू कैन राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस। क्या करता है ये, इट इज़ द फॉर्मेशन साइट ऑफ CSF, इट इज़ द फॉर्मेशन site of CSF, cerebrospinal fluid, by secretion of plasma. This is the important point, by secretion of plasma. This is the important point बेटा, क्लियर। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको एपिथैलेमस बताया। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। डायंसीफिलोन के रूफ को आप क्या बोलते हो बेटा, एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, वो थोड़ा फोल्डेड है, थोड़ा सा गुच्छेदार है, एंड दैट गुच्छेदार स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कोरॉइड प्लेक्सस। एंड कोरॉइड प्लेक्स कितनी चीज़ों से मिलके बना है, 3 पार्ट से। पाया मैटर समटाइम एक्सटेंड इनसाइड द वेंट्रिकल, blood capillary and ependymal epithelium, and this is the site of formation of secretion of CSF। तो आपसे पूछा जाए, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था बेटा कि कौन से एपिथेलियम CSF सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यू गो थ्रू एपेंडाइमल एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियम और आपको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा। दिस टर्म इज ओनली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एंड दिस टर्म इज रिलेटेड टू एपिथैलेमस। नाउ कम ओवर द अदर पार्ट ऑफ डायंसीफिलोन। हम डायंसीफिलोन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, एपिथैलेमस। नाउ कम ओवर द थैलेमस। थैलेमस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम डायंसीफिलोन पढ़ रहे हैं। डायंसीफिलोन में सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा आपने, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस। नाउ द सेकेंड पार्ट, थैलेमस। थैलेमस क्लियर। थैलेमस क्या होते हैं, थैलेमस लाइज सुपीरियर टू मिड ब्रेन, और यू कैन कॉल इट इज द गेट कीपर ऑफ द ब्रेन। यू कैन राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इट इज़ द मास ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर है इसका मतलब बेटा, ग्रे मैटर है तो यहाँ पे आपके नर्व फाइबर का कौन सा पार्ट होगा, एक्सॉन होगा या साइटोन होगा, तो आप जरूर कहेंगे मैडम साइटोन होगा, क्लियर। तो मास ऑफ ग्रे मैटर इन मेडुला, मैंने 2 पार्ट बताए थे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ब्रेन का, सेरिब्रम का, तो ये किस पार्ट में है, मेडुला पार्ट में। तो इट इज़ द मास ऑफ ग्रे मैटर, और किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, और इट इज़ सेड टू बी गेट कीपर ऑफ द ब्रेन। गेट कीपर ऑफ द ब्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय गेट कीपर ऑफ द ब्रेन। सपोज थैलेमस, सेरिब्रम के पास कोई मैसेज आया और उस मैसेज को आपको हाइंड ब्रेन को भेजना है, तो किससे होता हुआ जाएगा, थैलेमस से। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से कोई मैसेज आया, उसको सेरिब्रम तक भेजना है, तो उसको भी कौन रिसीव करेगा बेटा, थैलेमस। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, गेट कीपर। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन राइट डाउन कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज रिले सेंटर। एक्ट एज रिले सेंटर मतलब इट एस्टेब्लिश
connection between forebrain and hindbrain, act as relay center and lies superior to midbrain. superior मतलब midbrain के ऊपर, lies superior to, lies का मतलब located, superior to midbrain. So you can write down overall function, it establish connection or not a connection, it establish or it relay messages between forebrain and hindbrain. फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन में मैसेज को रिले करने का काम कौन करती है बेटा, कौन करती है, थैलेमस करती है. तो हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया. रूफ को क्या बोला आपने, एपिथैलेमस. उसके नीचे क्या लोकेटेड है, थैलेमस. और थैलेमस के नीचे क्या लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस. थैलेमस के नीचे जो पार्ट होगा उसको क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, हाइपोथैलेमस बोलोगे. तो द पार्ट ऑफ थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो है उसको क्या बोला, एपिथैलेमस. थैलेमस के नीचे जो है उसको क्या बोलोगे, हाइपोथैलेमस. नाउ कम ओवर द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डायंसिफिलॉन, दैट इज हाइपोथैलेमस. ये नाम जरूर आपने सुन रखा होगा. तो नेक्स्ट कम ओवर द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन. थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन, राइट डाउन हाइपोथैलेमस. डायग्राम के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. पहले इनके बारे में लिखवा देती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा लिमिटेड है बेटा. यदि मैं डायग्राम बना देती हूँ तो मैं लिख नहीं पाती. तो एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू हर एक लोकेशन, किसको आपने थैलेमस बोला, किसको एपिथैलेमस बोला, किसको कोरॉइड प्लेक्स बोला, एवरीथिंग सब हम क्लियर करने वाले हैं. कुछ भी छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्स्ट्रा ही करेंगे. तो क्या काम करता है हाइपोथैलेमस, यू कैन राइट डाउन. इट एक्ट एज अ, हाइपोथैलेमस को आपने सुना होगा बेटा. हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी विच इज सेड टू बी मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी में मास्टर ग्लैंड, सभी ग्लैंड्स को कौन रेगुलेट करती है बेटा, पिट्यूटरी. और पिट्यूटरी किससे कनेक्ट है आपकी, हाइपोथैलेमस. एंड हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ फोरब्रेन, प्रोजेंसिफिलॉन का पार्ट है. तो हाइपोथैलेमस एक्ट एज, सीधा फंक्शन पे आते हैं फिर स्ट्रक्चर पे चलेंगे. act as connection between, किसके बीच में कनेक्शन है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नॉर्मली आपको पता होगा कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, इट रिसीव स्टिमुलस एंड कंडक्ट मैसेजेस विद इन आवर बॉडी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. लेकिन हमारा जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड नर्व होती हैं एंड दैट इज सेड टू बी न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन. यू कैन राइट डाउन. तो हाइपोथैलेमस, येट इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, इट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन. तो हाइपोथैलेमस कंपोज्ड ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन. मैं क्या कह रही हूँ, न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन. न्यूरॉन तो हैं पर वो सिक्रेटरी नेचर के हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं बेटा. मैंने क्या कहा, न्यूरॉन तो हैं पर वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं. तो कंपोज्ड ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन, किससे मिलके बने हैं, न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन. एंड दीज न्यूरॉन रिलीज हॉर्मोन्स or you can call factor RF or IF, releasing factor और inhibiting factor. डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 22 में. होपफुली आपके स्कूल में ही हम ऑफलाइन में ही डिस्कस करें इसको, है ना. बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा ये चैप्टर. तो मैं आपको बता रही थी हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ फोरब्रेन और ये आपके सिंपल न्यूरॉन से नहीं बने, ये आपके कैसे न्यूरॉन से बने हैं, न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन से. और ये क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं 2 तरह के, एक तो RF और एक IF, रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर. जब ये पिट्यूटरी के पास जाएंगे, देखें मैंने क्या बनाया इसके नीचे, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाई. तो यदि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास RF जाता है तो ये इसको स्टिमुलेट करता है. स्टिमुलेट का मतलब एक्टिवेट करता है.
और यदि हमारा हाइपोथैलेमस आईएफ रिलीज करना शुरू कर दे तो ये इनहिबिट करता है, समझ गए आप। तो जो पिट्यूटरी कुछ भी रिलीज करेगी या सिक्रीट करना बंद कर देगी या सिक्रीट करेगी किसके इन्फ्लुएंस में, आरएफ, इनहिबिट कर देगी सिक्रीशन किसके इन्फ्लुएंस में, आईएफ, और ये दोनों किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस। तो भले ही आप पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के रेस्ट ग्लैंड को रेगुलेट करता है, आपके थायराइड को रेगुलेट करता है, आपके पेनक्रियाज को रेगुलेट करता है, आपके टेस्टिस एंड ओवेरी को रेगुलेट करता है, लेकिन आपकी पिट्यूटरी को भी कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। तो कैन यू कॉल हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है आपकी बॉडी में, कौन बैठा हुआ है, हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है। तो बड़ा ही कंट्रोवर्सी चलती है बेटा, भले ही हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन इस पिट्यूटरी की भी सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम, इनहिबिट और उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करती है, हाइपोथैलेमस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ कम ओवर द सेकेंड फंक्शन कि आपकी बॉडी में क्या करता है। सबसे पहला फंक्शन तो आपने लिख लिया, कम ओवर द सेकेंड फंक्शन लिखें फटाफट। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अपना एवरेज बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो अपने बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। सपोज़ फीवर होता है, आपने देखा है कि जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके टिश्यू को डैमेज करते हैं, और जब अपनी बॉडी में जैसे कोरोना वायरस एंटर कर गया तो इट एंटर वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रीच टू लंग। अभी आप ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर भी कर रहे हैं पैरेलल, तो होपफुली आपको रेस्पिरेटरी पाथवे भी पता होगा बेटा। और आपने देखा लंग्स इज द फंक्शनल यूनिट, अल्वोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लंग, वेयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसियस जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे होती है, अल्वोलाई में होती है। सपोज कोरोना वायरस कोविड एंटीजन कहाँ एंटर कर गया, आपकी अल्वोलाई में, तो स्टार्ट डैमेजिंग अल्वोलर वॉल एंड टिश्यू डैमेज होने शुरू हो गए। टिश्यू डैमेज शुरू हुए तो अपनी बॉडी में कुछ केमिकल और टॉक्सिन रिलीज होते हैं बेटा। क्या रिलीज होते हैं, टॉक्सिन। जितना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा, बहुत सारे अल्वोलाई थी, सारे डैमेज कर दिए। किसने डैमेज कर दिए, कोविड इन्फेक्शन ने। तो ये फ्लूड निमोनिया स्टेट एग्जिस्ट हो गई, फ्लूड में कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से पानी भर चुका है इनमें, देयर इज़ नो गैसेस एक्सचेंज एट ऑल, जिससे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ब्लड में क्या होता है, घटता जाता है। आप सुन रहे होंगे ना अभी कोविड में बार बार कह रहे हैं कि अपना PO2 लेवल चेक करो, अपना सेचुरेशन पॉइंट ऑफ हीमोग्लोबिन चेक करो, यदि थोड़ा सा भी ड्रॉप हो रहा है तो तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि जब ये आपकी अल्वोलाई डैमेज होंगी तो देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट ऑल, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, तो सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी कम हो रही है। आपके मेजर ऑर्गन हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट हो रही है या लेस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो जब हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू डैमेज होते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं बेटा, टॉक्सिन। और द टॉक्सिन बिहेव एज पायरोजन। पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर, जन का मतलब प्रोड्यूसिंग, टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग। तो अपने ब्लड में क्या आ चुका है बेटा, टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन ब्लड तो अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं सिर्फ हार्ट के राउंड कर रहा है, ब्रेन में भी पहुंचा। तो जैसे ही ब्रेन में पहुंचा, सबसे सेंसिटिव सेंटर कौन सा है बेटा, हाइपोथैलेमस। सपोज दिस इज हाइपोथैलेमस, here the receptors are located which is said to be thermoreceptors। क्या बोला आपने, थर्मोरिसेप्टर। सपोज these toxin start binding over these thermoreceptor, तो ये किसको स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा, हाइपोथैलेमस को। एंड दिस टेम्परेचर थर्मोस्टेट गेट डिस्टर्ब और बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको आप फीवर कहते हो। क्या कहते हो, फीवरिश कंडीशन और फीवर होना। तो फीवर क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ फीवर, ड्यू टू टिश्यू डैमेज एंड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, एंड दिस टॉक्सिन बिहेव एज पायरोजन। ये आपके ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, लेकिन हर एक केमिकल, हर एक प्रोटीन की जो एफिनिटी होती है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर से होती है। तो उसके रिसेप्टर्स किस ऑर्गन पे लोकेटेड है, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में। लिवर पे जाके नहीं बाइंड करेगा, ये किडनी पे भी नहीं करेगा, हार्ट पे भी नहीं करेगा, ये किससे बाउंड करेगा बेटा, थर्मो रिसेप्टर्स लोकेटेड ओवर हाइपोथैलेमस। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी उतना टेम्परेचर बॉडी का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपकी बॉडी में
यदि थर्मोस्टैट डिस्टर्ब हो जाए तो अनवांटेड फीवर, आप देखते हो कई बार हमारा बुखार ठीक हो जाता है लेकिन कई दिनों तक हम फेल्ट करते हैं कि हमें बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। इट इज़ ऑफ ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन थर्मोस्टैट, इट इज़ ऑफ नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन। कई बार कईयों को 10-15 दिन फीवर रहता है, उसके ठीक होने के बाद भी वो यूँ कहते हैं कि हर रोज़ शाम को मुझे बुखार चढ़ जाता है 99, 98, तो वो फीवर नहीं है बेटा, इट इज़ ऑफ ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन थर्मोस्टैट। मतलब उसमें डरने की कोई बात नहीं है। कई बार हमारे थर्मोस्टैट प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू हाई प्रोडक्शन ऑफ पायरोजन, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फीवरिश कंडीशन फील होता है, फीवर जैसा फील होता है, फीवर होता नहीं है। तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यू कैन राइट डाउन, दैट्स वाई नोन एज, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थर्मोस्टैट के नाम से। थर्मोस्टैट का मतलब आपके बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम कौन करती हैं, हाइपोथैलेमस करती है। नाउ कम ओवर द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। मैं फिर से कह दूं बेटा, आपके 11th में मेनली फंक्शन पे ही फोकस करना है और ब्रेन का जनरल डायग्राम, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में इसलिए चल रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकूँ मैं। अदरवाइज यदि कोई बच्चा सिर्फ सिलेबस फोकस्ड है तो वो सिर्फ ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ ले और ब्रेन के फंक्शन को पढ़ ले, नो नीड टू गो थ्रू द वेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन, लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऐसा क्वेश्चन आपके नॉर्मल सिलेबस में नहीं है। हाइपोथैलेमस, राइट डाउन, रेगुलेट अदर फंक्शन, रेगुलेट, यू कैन राइट डाउन, रेगुलेट थर्स्ट, प्यास लगती है आपको, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, सेलिवेशन, रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ गया, सेलिवेशन, स्वेटिंग, किसी को बहुत देखते हो आप एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कई कहते हैं ना मुझे बहुत पसीना आता है, कई कहते हैं मुझे आता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी, या फिर आप देखते हो कि जब आप टेंस होते हो, आप स्ट्रेस्ड होते हो या बहुत बेचैन होते हो, एंग्जाइटी होती है, तो उस टाइम पे भी स्वेटिंग रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं ना ब्रेन से रिलेटेड है, जितना स्ट्रेस आप लेंगे हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा एंड दे स्टार्ट एक्टिवेटिंग स्वेट ग्लैंड लोकेटेड इन योर स्किन, स्किन में जो आपके स्वेट ग्लैंड है उनको एक्टिवेट कर देगा, तो स्वेटिंग एट्सेट्रा इन सब को रेगुलेट करता है। तो ये सब कैसे एक्शन है आपके, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन, तो इनवॉलेंट्री एक्शन को भी ये रेगुलेट करता है। क्लियर। नाउ सिक्रीट न्यूरो हार्मोन, मैं आपको बता चुकी, फिर भी लिख लें, सिक्रीट न्यूरो हार्मोन। कितने टाइप के न्यूरो हार्मोन बताए अभी बेटा आपने देखे, कितने टाइप के, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग जो स्टिमुलेट करे पिट्यूटरी को, इनहिबिटिंग जो स्टॉप कराए पिट्यूटरी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, यू कैन राइट डाउन, इट ऑल्सो बिहेव एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। आप देखते हैं सुबह होते ही नींद खुल जाती है, हालांकि आप लोगों की नहीं खुलती है, धक्के से उठाते हैं मम्मी पापा। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, रात होते ही नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कैसे एनिमल हैं बेटा, डे एक्टिव एनिमल है। वो अलग बात है तुम रात को एक्टिवेट हो जाते हो, डायरनल हो, रात भर पढ़ोगे दिन भर सोओगे। तो आप सोच लो कि आजकल जो ये हार्मोनल कॉम्प्लिकेशन आ रही है गर्ल्स में, बॉयज़ में, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। जो आजकल पीसीओडी पीसीओएस है, मैं ऑफलाइन क्लास में बेटर डिस्कस कर पाऊँगी। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ कि यदि हमारी सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होती है, क्योंकि यदि हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होता है तो वो किसको डिस्टर्ब करेगा, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी आपके सारे ग्लैंड को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो आप समझ ही गए कि यदि आप अपने डे और नाइट की साइकिल को, स्लीप और वेक साइकिल को डिस्टर्ब करोगे तो नियर बाय फ्यूचर यू मे सफ़र फ्रॉम सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होने का रिस्क उतना ही बढ़ता जाता है, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में आउट ऑफ 8 मेल 1 मेल सफ़र फ्रॉम इनफर्टिलिटी, नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एज 18 to 22 ईयर्स है, इस ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं आपको। तो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का मतलब इट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी बेटा कि हमें अपना जो सर्कैडियन रिदम है,
कि रात होते ही हमें सोना है तो सोना है, सुबह होते उठना है तो उठना है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन और टू मैनेज हार्मोनल लेवल इन योर बॉडी. और क्योंकि यदि हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होगा तो पिट्यूटरी को डिस्टर्ब करेगा, पिट्यूटरी डिस्टर्ब हुई तो वो अदर ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करेगी, एंड नियर फ्यूचर इट लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड सीवियर टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जिसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल होता है. तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम कह दिया. और कंट्रोल बिहेवियर एंड इमोशन. देखते हैं आप, कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कोई हमने ऐसा सोरो मोमेंट देख लिया, और कई बार बड़ा एक्साइटिंग हो जाते हैं. हाँ, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, केक कट रहा है, बड़ा एक्साइटेड, गुड बिहेवियर, अच्छा फील होता है. तो बिहेवियर एंड इमोशंस भी आपका कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर ब्रेन. नाउ कम अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि आपको पता होना चाहिए सारे पार्ट्स कहाँ हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. तो हमने 3 पार्ट पढ़े बेटा फोर ब्रेन के. कौन कौन से? सेरिब्रम पढ़ा, ओल्फैक्टरी लोब पढ़ा, एंड थर्ड कौन सा पढ़ा? डायंसीफिलोन. डायंसीफिलोन में फर्दर मैंने कितने पार्ट बताए आपको? 3. एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. थैलेमस इज द रिले सेंटर. द पार्ट लोकेटेड बिलो थैलेमस इज हाइपोथैलेमस. द पार्ट लोकेटेड अबव थैलेमस इज सेड टू बी एपिथैलेमस. So this is the complete explanation of forebrain. Now come about the diagrammatic representation of the brain to show different parts. कौन कौन से पार्ट्स कैसे हैं, तो आज मैं आपको लेटरल व्यू के थ्रू आपको ये सारे पार्ट्स बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको दिखाई देता है. मैं आपको सेरिब्रम हटा दूँ तो आपको क्या क्या पार्ट्स दिखाई देंगे. देखें आप क्या क्या पार्ट्स दिखाई देंगे. तो मैं सेरिब्रम पे फोकस नहीं करूँगी बेटा. आपने सेरिब्रम कल बनाया था ऐसा, और आपने लोब्स देखे थे ना, लोब्स याद आ रहे होंगे आपको. लोब्स देखे थे. फ्रंटल लोब देखा था. फ्रंटल के बाद आपने पैराइटल लोब देखा था, फिर ओसाइपिटल लोब देखा था, फिर टेम्पोरल लोब देखा था. उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करने वाली. क्लियर? लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ये भी क्लियर. लेफ्ट हेमिस्फीयर की भी कैविटी है, राइट हेमिस्फीयर की भी अपनी कैविटी है, विच इज सेड टू बी वेंट्रिकल. नाउ कम ओवर कि आपको और पार्ट्स बताने हैं मुझे आज, कैसे दिखाई देते हैं. तो थोड़ा सा देख लें. ये मैंने बना दिया बेटा आपका ब्रेन का पार्ट. ब्रेन का पार्ट. यहाँ पे बेटा थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ इसको. पेंसिल से डायग्राम बनाना ताकि मिस्टेक होने के चांस कम हो. इतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी. मेरा मेजर आज आपको समझाना है क्या? मुझे मेजर आपको समझाना है थैलेमस, एपिथैलेमस, एवरीथिंग. राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर हैं विच आर कनेक्टेड टू वन अनदर वाया कॉर्पस कैलोसम. अ वाइट फाइब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर बताया था मैंने, सी शेप बैंड, याद आ रहा होगा आपको, जिसको आपने क्या कह दिया था? कॉर्पस कैलोसम. क्लियर? कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट बेटा, दिस इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. यू कैन राइट डाउन दिस रूफ. इस रूफ को ही आपने क्या कह दिया? इस रूफ को बेटा? रूफ ऑफ डायंसीफिलोन को क्या कहा अभी आपने एपिथैलेमस का. आपने कहा मैडम ये एपिथैलेमस है. रूफ ऑफ डायंसीफिलोन इज एपिथैलेमस. इसका आगे वाला पार्ट थोड़ा फोल्डेड है एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कोरोइड प्लेक्स. तो यू कैन राइट डाउन द फर्स्ट नेम कि आपको ये सी शेप बैंड दिख रहा है जिसको आपने कह दिया है कॉर्पस कैलोसम. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कॉर्पस कैलोसम. दिस पार्ट इज कंप्लीट epithalamus. Its anterior part is said to be choroid plex. किससे मिलके बना है? 3. पायामेटर की इन्वेजिनेशन इनसाइड वेंट्रिकल, ब्लड कैपिलरीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपेंडाइमल एपिथेलियम. ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कोरोइड प्लेक्स बनाते हैं. तो एंटीरियर पार्ट पे तो कैन यू कॉल एंटीरियर कोरोइड प्लेक्स सिक्रीट CSF.
क्लियर। पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा देख लें बेटा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके बनाऊंगी ऐसा। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, यू कैन राइट डाउन, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। ये कैसा पार्ट दिख रहा है? पोस्टीरियर पार्ट नोन एज मेमिलरी बॉडी, पोस्टीरियर part is known as mammillary body। मेमिलरी का मतलब मेमी जैसा दिखाई देता है, मेमी का मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग सुना होगा आपने, निपल लाइक, क्लियर। मेमिलरी बॉडी एंड इट इज ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश और ब्लू इन कलर, ब्लूइश कलरेशन के साथ दिखाई देती है ये। एंड दिस इज द कंप्लीट एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के नीचे आपको क्या दिखाई देगा बेटा? थैलेमस। क्या दिखाई देगा आपको? थैलेमस। तो यहाँ पे मैं किस कलर से थैलेमस दिखा दूँ? मैं आपको ग्रीन कलर से थैलेमस दिखाऊंगी। दिस इज थैलेमस। हेयर द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट थैलेमस। थैलेमस के ऊपर है तो इसीलिए हमने उसको क्या कह दिया? थैलेमस। थैलेमस के ऊपर है इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को क्या कहा है? एपीथैलेमस। एपीथैलेमस, ठीक है। अब यहीं पे बेटा मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको। थैलेमस के पार्ट जो नीचे पार्ट है, नीचे नीचे समझ गए आप? ये वाला, ये वाला ब्रेन का ये वाला पूरा हिस्सा थैलेमस का, रीजन, हिस्सा नहीं, रीजन। द पार्ट और द रीजन, द पार्ट और द रीजन आप कह सकते हैं किसका रीजन बेटा? द रीजन लोकेटेड बिलो थैलेमस, बिलो थैलेमस। दिस ब्लूइश कलरेशन ऑफ रीजन इज सेड टू बी हाइपोथैलेमस। इस रीजन को पूरा नेम क्या दे दिया आपने? हाइपोथैलेमस। क्या नेम दे दिया आपने? हाइपोथैलेमस। यू कैन राइट डाउन द नेमिंग। द रीजन ऑफ ब्रेन or the region of forebrain located just beneath the thalamus is said to be hypothalamus, जिसमें कैसे न्यूरॉन हैं? कैसे न्यूरॉन हैं? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन। ये कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन से मिलके बने हैं। हमारे ब्रेन में सभी न्यूरॉन हार्मोन सिक्रीट नहीं करते एक्सेप्ट विच पार्ट? हाइपोथैलेमस। उसके ऐसे न्यूरॉन हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, क्लियर। अब इसी में से बेटा आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखें आप, मैं कुछ अलग कलर से दिखाऊंगी आपको। इसी में से कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुए, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुए और उससे लोग क्या अटैच होती हुई दिख रही है आपको? पिट्यूटरी। क्या अटैच होती हुई दिख रही है? पिट्यूटरी। देखें आप, इसको क्या बोल दिया मैंने? इसको नेम क्या दे दिया? दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक जो कनेक्ट होती है, स्टॉक, और यू कैन कॉल्ड इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, यस। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस इज सेड टू बी इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। और इस एक्सटेंडेड पार्ट से क्या लटकी हुई, हैंग करती हुई आपको दिखाई दे रही है? एक मटर के दाने जितने छोटे ग्लैंड, जिसको आप बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी मास्टर ग्लैंड। हालांकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलेंगे आप? हाइपोथैलेमस को बोलेंगे, क्लियर। तो मैंने आपको बताया दिस इज़ द थैलेमस, गेट कीपर ऑफ द ब्रेन। जो भी मिड ब्रेन से मैसेज आ रहा है, हाइंड ब्रेन से मैसेज आ रहा है, किसके पास? फोर ब्रेन, सेरिब्रम के पास। वो कौन रिसीव करने वाला? थैलेमस। मतलब यहाँ से कोई चीज़ इधर भेजनी है हाइंड में, हाइंड से कोई चीज़ फोर ब्रेन में भेजनी है, तो रिसीविंग पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस। दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी गेट कीपर। थैलेमस के नीचे जो पार्ट है उसको बोला हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ऊपर जो पार्ट है उसको क्या बोला? एपीथैलेमस। एपीथैलेमस का आगे वाला पार्ट थोड़ा फोल्डेड था, जिसको क्या बोल दिया आपने? कोरोइड प्लेक्स। पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा निपल लाइक दिखाई दे रहा था, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मेमोरी बॉडी। जस्ट लोकेटेड नीचे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको? हाइपोथैलेमस। इसी से एक हैंगिंग करता हुआ स्टॉक दिख रहा है, जिसको क्या बोला? इनफंडिबुलम। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पिट्यूटरी ग्लैंड,
प्लस यहीं पे बेटा आपको कुछ अलग से भी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मैं इसको अलग कलर से दिखाऊंगी। दिस इज़ द पार्ट, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे न्यूरॉन निकलते हुए दिखते हैं, ऐसा। इसको बोलते हैं अमाइगडेला। इसको क्या बोलते हैं? अमाइगडेला। जो भी इमोशंस हैं या कोई ऐसी चीज़ है, द्वेष सुनते हो आप, ऐसा कि भाई उसने ऐसा कर दिया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगी या करूँगा, मर्डर कर दिया तो आप देखते हो एक रंजिश सी बन जाती है। तो अमाइगडेला जितना बड़ा होगा उतना ही रेज, एंगर या बदले की भावना, ये सब जो फीलिंग होती है कई लोगों में बड़ी ज़्यादा होती है बेटा, तो ये रीज़न ज़्यादा डेवलप होगा तो इस तरह के इमोशंस ज़्यादा आते हैं अमाइगडेला। आप देखते हैं ना कई बड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डरर होते हैं जिनको कोई फील ही नहीं होता, किसी भी तरह का क्राइम करते हैं, एंड दैट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ अमाइगडेला। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको समझना होगा कि 4 ब्रेन आपके किससे मिलके बने हैं। एक तो सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब आपको कब दिखेगा? जब ब्रेन को उठा के ऐसा उल्टा करके देखेंगे तो, क्योंकि वो कम्प्लीटली ओवरलैप है और बहुत रूडिमेंट्री है, बहुत छोटा है, लेस डेवलप स्ट्रक्चर है। फिर आपको डायंसिफिलॉन में कौन कौन से पार्ट दिखाई दिए बेटा? थैलेमस दिखाई दिया, एपिथैलेमस दिखाई दिया, हाइपोथैलेमस दिखाई दिया। हाइपोथैलेमस फर्दर किससे कनेक्ट होती है? पिट्यूटरी से, थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला? इनफंडिबुलम। क्लियर? अब ये वाला जो स्वोलन पार्ट दिख रहा है इसको पोन्स बोलते हैं, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं और इसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी बेटा डायंसिफिलॉन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। कल के सेगमेंट में हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन पढ़ेंगे और हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।